क्या आप यह जानते हैं, यदि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज भारत के तट पर नहीं उतरता तो आज की भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और जमीन व्यवस्था सब कुछ बिल्कुल अलग होता। लेकिन कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की हुकूमत बन बैठा, आज की कहानी शुरू होती है समुद्र के रास्ते आए हुए जहाज़ों से और ख़त्म होती है उस प्रशासनिक ढांचे पर जिसे हम आज भी मॉडर्न इंडिया का आधार मानते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए इस प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है शंकर माली के एक ऑफिशियल चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन की कहानी, कैसे उन्होंने यहाँ की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी और कई बार विनाशकारी बदलाव किए और उसका परिणाम हमें देखने मिला। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज की पुलिस, कलेक्टर ऑफिस, कानून, अदालतें, जमीन मापी सब कुछ इसी दौर से निकली हुई व्यवस्थाएं हैं। भाग एक में हम जानेंगे कि अंग्रेज भारत कैसे आए और क्यों आए। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एक लाइसेंस दिया। उसके बाद वह व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलती चली गई। तब 1608 ईस्वी में कंपनी का पहला जहाज सूरत में पहुंचा। इस तरह से 1612 ईस्वी में यानी कि 1612 से 13 ईस्वी में सूरत में एक पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार के लिए फरमान मिला, यानी कि फरमान उसको दिया गया, और यहीं से भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआती होती है, यानी कि यहाँ से उनकी रीढ़ होती है, प्रारंभ होती है। व्यापार का बहाना, सत्ता हासिल करने का इरादा, यहीं से अंग्रेजों की असली नीति प्रारंभ होती है। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से उन्होंने यहाँ की शासन करने की नीति अपनाई। पहला युद्ध वो पलासी का युद्ध हुआ, यानी कि पलासी में सत्ता की शुरुआत हुई। सिराजुद्दौला का हार होता है। उसके बाद इस क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर विशेष रूप से नियंत्रण स्थापित कर दिया। यह वह पल था जब व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बन उभरी। इसके बाद बारी आती है 1764 की, जहां निर्णायक मोड़ होती है बक्सर का युद्ध, और यहाँ निर्णायक मोड़ के रूप में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अंग्रेजी हुकूमत को प्राप्त होती है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि अब वे राजस्व वसूली और प्रशासन दोनों ही नियंत्रण करने की स्थिति में आ चुके थे। 1765 का जब दौर चला, यह बदलाव भारतीय प्रशासन की नींव को हिला डाली। इस तरह से अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव करने की कोशिश की। इस तरह से भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, और भारत की पारंपरिक भूमि व्यवस्था ग्रामीण समुदाय आधारित थी, जो अंग्रेजों ने इसे तोड़ मरोड़ कर बनाई थी। इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट होता है और 1793 ईस्वी में, जहाँ पे बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी से संबंधित बातें चलती है, यानी कि रॉयल्टी से संबंधित। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि मद्रास और बॉम्बे में चलती है। महलवाड़ी व्यवस्था जो उत्तरी भारत के क्षेत्र में चलती है। इनका मुख्य उद्देश्य यह था केवल कि अधिक से अधिक राजस्व वसूली करना। इसके कारण किसानों की जीवन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। दूसरी जो बात थी वह थी न्यायिक व्यवस्था का ढांचा, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मॉडर्न कोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की, यानी कि यहाँ से मॉडर्न कोर्ट सिस्टम लागू होना स्टार्ट होता है। वहाँ होती है कि फौजदारी और दीवानी अदालतें होती थी। इस तरह से 1772 और 1774 ईस्वी में एक न्यायिक सुधार के रूप में माना गया। 1860 के आते आते इंडियन पेनल कोड लाना स्टार्ट हुआ। इस तरह से 1872 वह एविडेंस एक्ट बना। इस तरह से आज भारत की ज़्यादातर जितनी भी कानूनें हैं, यानी कानून व्यवस्थाएं हैं या प्रणाली है, इन्हीं पर आधारित है। इस तरह से पुलिस व्यवस्था में क्रांति, भारत में पारंपरिक गांव प्रहरी व्यवस्था थी। इस तरह से अंग्रेजों ने इसे बदल दिया, यानी कि जितने भी परंपरागत व्यवस्थाएं थी उन सारे व्यवस्थाओं को उन्होंने एक एक करके बदलने की कोशिश की। 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट वह आधुनिक थाने पर उपयोग किया जाता है। पुलिस पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है। कोतवाली व्यवस्था इसी से लाई गई है। आज की पुलिस व्यवस्था का आधार अंग्रेजीय है, यानी कि 1861 की जो नियम थी उस नियम से ही बनाए गए हैं, आज भी वह चलती है। प्रशासनिक ढांचे पर औपचारिक गठन और अंग्रेजों के समय से ही हो चुकी थी।
अब चर्चा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि आज के समय में जो हम डीसी को बोलते हैं यानी कि जिला अधिकारी, वह भी उसी की देन है। आज के समय में जो देखा जाता है इंडियन सिविल सर्विस जो है वह भी उसी की देन है। आंकड़ा प्रणाली, सेंसस, जनगणना से संबंधित वे सारे उसी की देन है। डाक से संबंधित, तार से संबंधित, रेल से संबंधित सर्वे विभाग, ये सारे उनकी प्रशासनिक मजबूती का एक विशेष रूप से औजार माना जाता था। इस तरह से भारतीय समाज पर इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिला, जो उनकी सकारात्मक व्यवस्था यानी कि एक व्यवस्थित प्रशासन के रूप में उन्होंने यानी कि उनकी जो मकसद थी उसमें वह कामयाब हुए। आधुनिक शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया, संचार तंत्र पर उन्होंने फोकस किया। संचार तंत्र के रूप में रेल को, डाक को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। इस तरह से कानून का एक समान ढांचा, समावेशी ढांचा बनाने की कोशिश की और अंग्रेजी हुकूमत इस क्षेत्र में रूल करने का कोशिश किया। यदि हम इसके नकारात्मक पक्ष को देखेंगे तो भारतीय लोगों को आर्थिक शोषण किया गया, परंपरागत संस्थाओं का पतन किया गया, ह्रास किया गया, गरीबी, अकाल या विस्थापित जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं जागृत हुई। जातीय विभाजन और फूट डालो और राज करो की नीति विशेष रूप से अंग्रेजी हुकूमत का एक विशेष आधार माना जा सकता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि अंग्रेज भारत में मसालों और रेशम की महक के पीछे तो आए थे, लेकिन जब वे गए तो भारत उनके साथ जो है बनाए कानून, प्रशासनिक ढांचों और आर्थिक संरचनाओं से पूरी तरह बदल चुका था। तो आज का मॉडर्न इंडिया जो है वह अंग्रेजी शासन की सबसे गहरी छापों में से एक माना जाता है। तो ये एक निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज के समय में जो भी नियम परिनियम बने हुए हैं वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत की अपनी खुद की रूल की गई नियम नीति के खिलाफ में ना हो करके अपनी खुद की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसकी उपयोगिता बनी हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।